इच्छाएं, आशाएं, आकांक्षाएं, अपेक्षाएं ही मानव समाज की चालक होती हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि आपका परिचय क्या है, आप कौन हो, तो थोड़ा विचार कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा कि आपको विचार करने के बाद समझ में आएगा कि आपकी इच्छाएं ही आपके जीवन की व्याख्याएं हैं। कुछ इच्छाओं की सफलता और कुछ इच्छाओं की निसफलता ही आपके जीवन का परिचय होती है। परंतु कुछ लोग मर मर कर इस प्रकार अपनी इच्छाओं के लिए जीते रहते हैं कि वो अपनी इच्छाओं को तो कभी मार नहीं पाते और वो इच्छाएं ही उन्हें जीवन भर अपने पीछे दौड़ाती रहती हैं। उसी प्रकार से जैसे एक मृग तृष्णा के लिए पीछे भागता रहता है। परंतु इन इच्छाओं के गर्भ में ही ज्ञान का प्रकाश भी विद्यमान रहता है। ऐसा कहा जाता है कि जब इच्छाएं अपूर्ण हो रहती हैं या इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती, तो उससे ही आपके हृदय में ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित होती है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, स्वयं विचार कीजिए। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बम्बोले एकेडमी। आई एम दीपक सैनी, फिजिक्स फैकल्टी, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. This is the lecture number 2. In this lecture we are going to discuss some illustration on Coulomb's law. In the previous lecture we have discussed the basic property of the charges. What was the charges, basic property of the charges, or Coulomb's law and the Coulomb's law in vector form also we have discussed. Okay, in this lecture we are going to some illustration on Coulomb's law. तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यदि आपने प्रीवियस लेक्चर Coulomb's law किस तरीके से हम लिखते हैं और उसका किस तरीके से एप्लीकेशन होता है नहीं करा है, तो आप बम्बोले एकेडमी यूट्यूब पे जाइए, टाइप कीजिए और हमारा यूट्यूब पे बम्बोले एकेडमी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर सीरीज ऑफ लेक्चर हमने पोस्ट किया हुआ है, आप उनसे वहाँ जा करके पढ़ सकते हैं, तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। क्लियर है क्या बात? तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर दिया था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द कूलम्स लॉ। अब हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं। तो मैंने आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल बनाए हैं, जैसे कि आप देखिए, जो बेसिकली ये मैकेनिक्स पर डिपेंड करेगा कि आपको मैकेनिक्स कितनी आती है, आपको एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कितना आता है, इट विल डिपेंड्स अपॉन यू। फिर भी मैं आपको कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम समझाने के बाद आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो देखो जैसे इसमें डायग्राम में दिया हुआ है, फाइंड द फोर्स ऑन 2 माइक्रोकूलम एज शोन इन फिगर। तो देखो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कूलम्स लॉ के 2 टाइप के फॉर्मूले होंगे। एक तो होगा मैग्नीट्यूड का, जिसे हम लिखते हैं बेटा क्या कि F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और दूसरा होगा F2,1 इस तरीके से 2,1 के Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 वेक्टर और का क्यूब और R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, इस तरीके से होगा। तो ये फॉर्मूला कब यूज करना है? जब आपको पोजीशन वेक्टर के बारे में कोई आइडिया नहीं है। ये फॉर्मूला कब यूज करना है कूलम्स लॉ का? इन वेक्टर फॉर्म, जब आपको चार्जेस के पोजीशन वेक्टर दिए हों। ये मैंने आपको बात बताई थी। दूसरी बात ये बताई थी, यही फॉर्मूला मोस्टली 95% क्वेश्चन में, 98% क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड फॉर्मूला फॉर कूलम्स लॉ ही यूज होगा। वेक्टर फॉर्म को तो हम बहुत ज्यादा यूज नहीं करते, लेकिन इसका भी कभी कभी यूज होता है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो जैसा कि अपन इस लेक्चर में अपन क्या है, इस क्वेश्चन में देख रहे हैं, है ना। मैं एग्जांपल इधर लिख देता हूं बेटा। क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं कि हमारे पास 2 चार्जेस हैं। चार्जेस कौन कौन से हैं बेटा? चार्जेस हैं 1 माइक्रोकूलम यहाँ पर रखा हुआ है, और ये है बेटा 2 माइक्रोकूलम है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है बेटा? 2 मीटर दे रखी है। क्लियर है क्या बात? तो ध्यान से देखो बेटा, हमें 2 माइक्रोकूलम पर फोर्स निकालना है, तो कैसे फोर्स लगाएंगे? इसे मान लेते हैं हम Q1 मान लेते हैं, और इसे हम Q2 मान लेते हैं, और इसे Q0 थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं। तो ध्यान से देखो कि ये जो है दोनों सेम ही टाइप के चार्जेस हैं। सेम टाइप के चार्जेस में हमेशा रिपल्शन होता है, तो
तो इसके कारण इस पे जो फोर्स लगेगा बेटा वो किधर लगेगा, F1 इधर की ओर लगेगा, ठीक है, F1 इधर की ओर लगेगा। जबकि F1 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम अगर जो हम इसे कंसीडर करें तो दोनों के बीच रिपल्शन होगा। 2 माइक्रोकूलम पर फोर्स जो लगाएगा वो इधर की ओर लगाएगा, F2, है ना। तो बेटा F1 और F2 यानी कि Q नोट पर दो फोर्स लगेंगे, F1 और F2 दो फोर्स लगेंगे। तो F1 और F2 का हम मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं। कैसे? F1 का जो मैग्नीट्यूड आएगा मैं यहां पर लिख देता हूं। F1 का मैग्नीट्यूड आएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर से आएगा, है ना। तो K कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9, और Q1 कितना है बेटा, इसे Q1 मान लेते हैं थोड़ी देर के, इसे Q1 मान लेते हैं 2 माइक्रोकूलम, और Q2 कितना है बेटा 1 माइक्रोकूलम। क्लियर है के बाद डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2 मीटर स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर। तो जो F1 आ जाता है वो कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो 9/2 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन आ जाता है। इसी तरीके से हम F2 भी निकाल लेंगे। सॉरी F1 तो ये वाला था, तो 1 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम इस केस में भी सेम ही थे, तो हमें 1 माइक्रोकूलम ये लेना चाहिए था। चलो ये भी सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ध्यान से देखोगे तो F2 भी K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर में, है ना। K Q1 तो ठीक है, कितना 1 माइक्रोकूलम, और ये कितना है 2 माइक्रोकूलम। क्लियर है के बाद, और 2 स्क्वायर, आंसर कितना ही आएगा, फिर भी आंसर 9/2 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन आंसर आ जाएगा। क्लियर है के बाद, तो आप ध्यान से देखो कि हमें इसे कैसे सॉल्व करना है कि इस Q नोट पर जो फोर्स लगेगा, एक तो F फोर्स इधर लग रहा है, F फोर्स इधर लग रहा है। फोर्स वेक्टर F1 वेक्टर, यदि आप इसे F1 वेक्टर और F2 वेक्टर लिखोगे तो F1 वेक्टर और F2 वेक्टर तो अलग अलग हैं, लेकिन F1 वेक्टर और F2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है बेटा, वो सेम है और वो F है। तो इनका रिजल्टेंट फोर्स जो आएगा वो क्या आएगा, F रिजल्टेंट वुड बी इक्वल टू, कितना लिख दूं बेटा, हम इसे लिख सकते हैं F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, दैट इज F√2 इज द करेक्ट आंसर। और F की वैल्यू कितनी आई 9/2 इंटू 10 की पावर -3 इंटू √2, तो कितना आ जाता है बेटा 9√2/2 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन रिजल्टेंट फोर्स आ जाता है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सिंपली वेक्टर मेथड का एडिशन करना है। दो फोर्स हैं, दो फोर्स परपेंडिकुलर होते हैं, दो फोर्स यदि परपेंडिकुलर होते हैं तो फोर्स का जो फॉर्मूला होगा वो कैसे निकालेंगे, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा जब होता है 90 डिग्री आ जाता है, तो कितना आंसर आएगा बेटा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, यही तो हमने यूज किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर F1 और F2 के मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना जाएगा F√2 आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। 12th का बेसिक बोर्ड में भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन, है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे समझने की कोशिश कीजिए, है ना। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारे क्वेश्चन है ये हमने खुद ही बनाए हैं, है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमने कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किया है, खुद ही हमने बना रखा है। जैसे कि आप ये देखिए, है ना, फाइंड द फोर्स ऑन 2 माइक्रोकूलम एज शोन इन फिगर। फिर से हमारे पास दो चार्जेस हैं, है ना। फिर से हमारे पास क्या है, दो चार्जेस हैं। कैसे, ये 1 माइक्रोकूलम इधर है और 1 माइक्रोकूलम इधर है, जबकि 2 माइक्रोकूलम यहाँ पर रखा हुआ है, और दोनों के ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल में, है ना, ये डिस्टेंस कितनी है 1 मीटर है। तो ध्यान से देखो बेटा, बहुत ही अच्छे से देखो कि तीनों ही सेम टाइप के चार्जेस हैं। यदि आप 2 माइक्रोकूलम पर यदि आप फोर्स निकालना चाहते हो तो ये 2 माइक्रोकूलम पर जो फोर्स होगा वो कैसे होगा, इस 1 माइक्रोकूलम की वजह से फोर्स जो होगा F1 वेक्टर इस तरीके से होगा, और 1 माइक्रोकूलम की वजह से रिपल्सिव वेक्टर F2 वेक्टर इस तरीके से होगा। ये कितना लिख दो बेटा, 2 माइक्रोकूलम लिख देते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना कि ये तो बेटा क्या इक्विलेटरल ट्राइंगल है, 60 डिग्री एंगल है, 60 डिग्री एंगल है, 60 डिग्री एंगल है। जैसे मैं करूं वैसे ही आपको भी करना है, समझना है कि दोनों वेक्टर F1 और F2 अलग अलग होंगे, लेकिन इनके मैग्नीट्यूड क्या होंगे, सेम होंगे। क्यों, क्योंकि F1 वेक्टर और F2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होने वाला है। क्यों, क्योंकि K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखो Q1 Q2 क्या 1, यहाँ पे क्या है Q1 1 माइक्रोकूलम, और Q2 अगर जो मैं मान लूँ 1 माइक्रोकूलम और इसे Q नोड मान लूँ, तो F1 F2 में Q1 1 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम सेम है, साथ में उनके डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस बिटवीन देम इज आल्सो सेम, देयरफॉर F1 F2 का मैग्नीट्यूड सेम होगा। और कितना होगा निकाल लेंगे हम, K की वैल्यू 9,
यहाँ थोड़ा लिख देते हैं 9 इंटू 10 की पावर 9 और Q1 कितना है बेटा 1 माइक्रोकूलम 10 की पावर -6। Q2 कितना है Q2 1 Q1 और Q2 इसे मान लेते हैं, है ना। तो ये Q2 की जगह सीधा लिख दो आप Q0 लिख दो, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ, इसकी वैल्यू नहीं लिखनी है। 2 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन उनके बीच के डिस्टेंस 1 स्क्वायर। तो ये आंसर आ जाता है कितना 9 दूनी 18 इंटू 10 की पावर -6 न्यूटन आंसर आ जाता है। अब ध्यान से देखो मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगा कि दो तरीके से आप इसे सिंपली सॉल्व कर सकते हो। एक तो जो आपने 11th-12th में क्वेश्चन बहुत ही अच्छा फॉर्मूला पढ़ा है कि यदि दो फोर्सेस के बीच में एंगल कितना हो बेटा थीटा हो तो उनका हम क्या निकाल लेते हैं, उनका हम रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। ध्यान से देखो यदि ये 60 डिग्री एंगल है तो इनके बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री है, तो एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। तो रिजल्टेंट कितना आएगा बेटा, रिजल्टेंट आएगा √f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा। लेकिन यहाँ f1 और f2 दोनों ही सेम है तो कैसे आएगा f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस 2f इंटू cos 60। और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1/2 होती है। तो f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर इंटू 1/2 और ये आ जाएगा आपका 3f स्क्वायर और ये आ जाता है बेटा f√3। तो जो रिजल्टेंट फोर्स आता है वो f√3 के इक्वल आ जाता है। ध्यान देने वाली बात है कि जो f की वैल्यू है वो कितनी है 18 इंटू 10 की पावर -6 √3 न्यूटन आंसर इसका आ जाएगा। क्लियर है बात। ये तो हो गया मेथड 1 यानी कि रिजल्टेंट फोर्स के फॉर्मूले से। दूसरा मेथड है हम इसे रिजॉल्व करके भी कर सकते हैं। रिजॉल्व करके कैसे करेंगे वो देखना है ना। रिजॉल्व करने के लिए मैं आपको इधर इसे सॉल्व करके बता देता हूं कि जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास ये ट्राइंगल था, है ना। एक फोर्स F ऐसे लग रहा था, एक फोर्स F ऐसे लग रहा था और ध्यान से देखो ये अगर जो एंगल 60 डिग्री होगा तो ये भी कितना होगा बेटा 60 डिग्री होगा। ये 60 डिग्री होगा बच्चे तो ये भी कितना 60 डिग्री होगा। ये बच्चों को बहुत ही कंफ्यूज करता है शुरू में तो, लेकिन मैं उसे बता देता हूं कैसे। मान लेते हैं ये लाइन है, ये वाली लाइन है और ध्यान से देखो ये अगर जो मैं आपसे देखूं ये लाइन है तो ये थीटा होता है तो ये भी तो थीटा ही होता है ना। नहीं आई बात समझ में। ये एंगल थीटा है तो ये थीटा है, तो ये 60 है तो ये 60 है। इसी तरीके से अगर जो ये वाली ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब ये थीटा है ये थीटा है, ध्यान से देखो ये थीटा हो गया है ना। तो इस तरीके से आप इन एंगल को लिख सकते हो। अब आते हैं रिजॉल्व करेंगे। कैसे रिजॉल्व करेंगे कि आप इसे इस तरीके से देखो कि f है तो f का जो कॉस कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, मैं इधर लिख देता हूं। f का जो कॉस कंपोनेंट होगा बेटा f cos 60 कितना हो जाएगा, ये f cos 60 इधर हो जाएगा। इसी तरीके से f का cos कंपोनेंट इधर भी हो जाएगा और ये f cos 60 हो जाता है। दूसरी बात बेटा ध्यान से देखने वाली बात है कि ये जो f cos 60 और ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा f sin 60 और इसका भी ये वाला कंपोनेंट भी इधर कितना हो जाएगा f sin 60। तो दोनों कंपोनेंट कितने हो जाएंगे बेटा, ये वाला कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर की ओर जो कंपोनेंट बचेगा रिजल्टेंट फोर्स का एफ आर लिख देते हैं अपन इसे और वो कितना हो जाएगा 2f sin 60। तो रिजल्टेंट फोर्स कितना आ जाएगा बेटा बता सकते हो आप, मैं इधर लिख देता हूं थोड़ा सा। तो रिजल्टेंट फोर्स आ जाता है आपका 2f sin 60, है ना। तो 2 इंटू f की वैल्यू कितनी निकाली थी, f की वैल्यू हमने निकाली थी 18 इंटू 10 की पावर -6 और sin 60 √3/2 तो कितना आ जाता है 18 √3 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन रिजल्टेंट फोर्स इस तरीके से भी आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है बेटा, ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो कि दो टाइप से हमने इसे सॉल्व किया हुआ है, मेथड 1 और मेथड 2 से। मेथड 1 क्या है कि दो वेक्टरों के बीच यदि आपको एंगल मालूम हो तो आप उनका रिजल्टेंट निकाल सकते हो। इसमें जो एंगल आया था दो वेक्टरों का मैग्नीट्यूड सेम था और एंगल उनके बीच कितना था 60 डिग्री। तो हमने √a² + b² + 2ab cos 60 वाला फॉर्मूला लगा करके आंसर ले आए। इसी अब दूसरे तरीके में क्या है कि हमने इन्हें क्या किया, रिजॉल्व किया। कॉस कंपोनेंट और कॉस कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, जबकि दोनों वेक्टर के साइन कंपोनेंट और इसके भी साइन कंपोनेंट जुड़ करके 2f sin 60 हो जाता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है क्या बात। अब ध्यान से देखो कि एक और क्वेश्चन है, जैसे
मैं आपको बता देता हूँ। उसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमने शुरू में जो है अपन बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैथमेटिक्स से किस तरीके से हम सॉल्व करें उसके लिए हमने क्वेश्चन बनाए हैं, है ना। जैसे कि ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को कि फाइंड द फोर्स ऑन 2 माइक्रोकूलम ऑन एज शोन इन फिगर। तो इस क्वेश्चन में भी क्या है, इस क्वेश्चन में भी अपना क्या है कि हमारे पास 3 फिगर है ना। ये 1 माइक्रोकूलम है बेटा, ये भी 1 माइक्रोकूलम है हमारे पास, ठीक है। ये 1 माइक्रोकूलम है, ये भी 1 माइक्रोकूलम है, और यहाँ पे क्या रखा है हमारे पास 2 माइक्रोकूलम रखा हुआ है। ध्यान देने वाली बात है ये 3 मीटर है और ये कितना है बेटा 1 माइक्रोकूलम। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा देता हूँ क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस 8 मीटर दे रखी है, तो ये 4 मीटर हो जाएगा, 4 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा है 1 माइक्रोकूलम। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि इसके कारण जो ये 2 माइक्रोकूलम का फोर्स है, इसके कारण जो फोर्स लगेगा इस पे इधर की ओर लगेगा, रिपल्सिव फोर्स, इसे हम F1 वेक्टर मान लेते हैं। दूसरी बात ये 1 माइक्रोकूलम, ये भी 2 माइक्रोकूलम है, और इसके कारण जो इस पे फोर्स लगेगा F2 वेक्टर हम मान लेते हैं। ध्यान देने वाली बात है 4 और 3 कितने होते हैं, ये स्पेशल ट्राइंगल हो गया। ध्यान देना कैसे स्पेशल ट्राइंगल कैसे होता है कि 3 छोटी भुजा, छोटी साइड, उससे बड़ी साइड और उससे बड़ी साइड, और ये एंगल होता है बेटा 37 डिग्री, 37 डिग्री, और ये हो जाता है 5। तो ये जो R होगी, ये जो R होगा ये 5 मीटर हो जाएगा, और इसमें भी R 5 मीटर हो जाएगा। क्लियर है के बाद दूसरी बात, दोनों के बीच के डिस्टेंस F1 और F2 के लिए F1 F2 फोर्स वेक्टर अलग हैं, लेकिन उनके मैग्नीट्यूड क्या होंगे बेटा, F1 F2 के मैग्नीट्यूड क्या होंगे बेटा, सेम होंगे और F के इक्वल होंगे। और कितना आएगा F के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर आ जाएगा। देखो कैसे आ जाएगा कि K 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 कितना है 1 माइक्रोकूलम, और Q2 कितना है बेटा 2 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन R कितना है 5 का स्क्वायर। तो कितना जाता है 18 अपॉन 25, सॉल्व कर लेना 3 न्यूटन आ जाता है। तो ये आ जाता है फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस आ जाएगा। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, अब हम इसे सॉल्व करेंगे बेटा सेकंड मेथड की तरह से, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था और वो रिजॉल्व करके किया था। बहुत अच्छे से देखना कि हम इसे रिजॉल्व करके कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कि आपके पास इस टाइप का ट्राइंगल है, और ये है, ये 4 है, ये 3 है, ये कितना हो जाएगा 37। देखो जरा, ये तो हो गया F, और ये भी कितना हो जाएगा, ये भी F हो जाएगा। देखो बेटा ये 37 है तो ये 37 हो जाएगा, ये 37 है तो ये भी 37 हो जाएगा। क्लियर है क्या बात। अब हम क्या करेंगे, रिजॉल्व कर लेंगे। कैसे, F का जो कंपोनेंट होगा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा F cos 37 हो जाएगा। इसी तरीके से इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट F cos 37 हो जाएगा। F का cos कंपोनेंट, F का cos कंपोनेंट दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बचेंगे क्या, F का साइन कंपोनेंट, किधर F sin 37 बचेगा, साथ में इसका भी साइन कंपोनेंट बचेगा, यानी F sin 37। तो बेटा रिजल्टेंट फोर्स कितना आ जाएगा 2F sin 37 आ जाएगा। तो बेटा F रिजल्टेंट लिख दूं क्या 2F sin 37, और F की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने 18 अपॉन 25 निकाली थी। sin 37 की वैल्यू 3 अपॉन 5 होती है, इस ट्राइंगल से देख के लिख देंगे। तो कितना आ जाएगा बेटा बता, इंटू 10 की पावर -3 आएगा 18, है ना। तो कितना जाएगा बेटा बता सकते हो 18 छिक्का कितने होते हैं, 8 6 8 48, हाथ से लग गया 4, 18 छिक्का 108, 108 ऑफ 25, 125 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन आंसर रिजल्टेंट फोर्स आ जाता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्लाइटली उस क्वेश्चन से डिफरेंट है, जिसमें कि -3 और 4 थोड़ा सा एंगल, यदि आप इस क्वेश्चन को √a² + b² + 2ab से करोगे तो आपको ये वाला एंगल कैलकुलेट करना पड़ेगा, थीटा कैलकुलेट कर लेना बेटा, और जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो √f² + f² + 2f इंटू f इंटू कॉस थीटा आ जाएगा। लेकिन वो थोड़ा सा टफ पड़ जाता है रिजॉल्व करना, एज कंपेयर टू अदर मेथड, उस वाले मेथड से आसान होता है। वो तो एकदम तभी लगाते हैं
ये वाला मेथड तभी लगाएंगे जब हमारे पास बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन बन रही हो। लेकिन यदि एंगल टेढ़े मेढ़े हैं, यदि गलत सलत एंगल हैं, तो आप क्या करोगे, उन एंगल की हेल्प से फोर्स को या किसी और वेक्टर क्वांटिटी में भी आ जाए तो आप उसे रिजॉल्व कर देना, x में अलग y में अलग वेक्टर एडिशन करके आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था, इसे हमने करने की कोशिश की है, समझने की कोशिश की है। आप भी इसे क्वेश्चन को करो। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर देते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी है, चेंज है, हल्का सा चेंज है, सिर्फ और सिर्फ हमने प्रैक्टिस के लिए डाला है क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे, देखो बोर्ड पे देखो क्वेश्चन कौन सा है, ये इसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन ये 3 है, ये 4 मीटर है ना, यहाँ पे 1 माइक्रोकूलम है, यहाँ पे -1 माइक्रोकूलम है और यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम इस चित्र में दिया हुआ है। तो देखो, अब देखो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो होता है वो रिपल्शन होगा, F1 वेक्टर ऐसे आ जाएगा। दूसरा नेगेटिव और पॉजिटिव, ये क्या है, 2 माइक्रोकूलम है ना, और नेगेटिव और पॉजिटिव की वजह से फोर्स क्या लगेगा, F2 लगेगा। फिर से मैं आपको याद दिला देता हूं, समझा देता हूं कि F1 और F2 वेक्टर इक्वल नहीं होंगे, लेकिन उनके मैग्नीट्यूड तो क्या होंगे, सेम होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि उनके बीच की डिस्टेंस 3, 4, 5 मीटर और इसमें भी 5 मीटर, और जो चार्ज हैं Q1 Q2 वो सेम है ना। माइनस का है तो माइनस का हमने कंट्रीब्यूशन ले लिया कि माइनस की वजह से, माइनस का इफेक्ट ले लिया हमने कि वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा और फोर्स वेक्टर इधर की ओर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है बेटा कि हम F की वैल्यू लिखते हैं, जैसे हमने पहले लिखा K1 K2 तो K की जो वैल्यू आती है 9 × 10⁹, Q1 की वैल्यू कितनी है 1 माइक्रोकूलम, Q2 की वैल्यू 2 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर। R की जगह क्या लिख देंगे हम 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 है ना। तो आंसर कितना जाता है 18/25 × 10⁻³ न्यूटन। वो तो सेम ही आ गया जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। लेकिन अब ध्यान से देखो कि इसे सॉल्व कैसे करेंगे, वेक्टरली सॉल्व करेंगे, रिजॉल्व करके सॉल्व करेंगे। ये एंगल फिर से 37 डिग्री हो जाता है बेटा। ध्यान से देखो कैसे सॉल्व करेंगे कि ये वाला फोर्स वेक्टर तो कितना हो जाएगा, F लिख लेते हैं, और इधर भी कितना जाएगा, F आ जाएगा, ऐसे करके है ना। ये दिस इज लाइक दिस F। ध्यान से देखो कि यदि एंगल 37 था, ये 3, ये 4, ये 5 था, तो स्पेशल ट्राइंगल वाला एंगल बन गया 37। तो एंगल भी कितना आएगा बेटा 37, ये भी कितना आएगा 37 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसे रिजॉल्व करेंगे। रिजॉल्व कैसे करेंगे कि F का, इसे हटा देता हूं, F का ये वाला कंपोनेंट जो होगा वो कितना होगा, F sin 37 आएगा। क्लियर है बात। इसी तरीके से F का ये वाला कंपोनेंट ऊपर की ओर कितना आएगा बेटा, F sin 37 आएगा। क्लियर है क्या बात। दूसरा, ये दोनों कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बचेगा कौन सा, F का इस डायरेक्शन में F cos 37 बचेगा और इसका भी F cos 37 बचेगा। यानी कि रिजल्टेंट जो फोर्स आएगा इस पॉइंट P को मैं यदि यहां बनाऊं तो रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा बेटा 2F cos 37 आ जाएगा। तो बेटा रिजल्टेंट फोर्स कितना लिख दूं मैं 2F cos 37। F की वैल्यू 18/25 × 10⁻³ cos 37 कितना होगा, cos 37 4/5 होता है, तो 18 108 और कितना हो गया 18 8 दूनी 16, यहाँ से लग गया 1 है ना। तो ये आंसर ना 18 8 8 8 64, यहाँ से लग गया 6, 18 6 कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 6 और 8 6 14, 144। मैं कंफ्यूज हो गया, 144 125 × 10⁻³ न्यूटन आंसर इसका आ जाता है। तो इस तरीके से बेटा हमने इस क्वेश्चन को भी कर लिया, इस क्वेश्चन को भी कर लिया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बोर्ड में और नीट में कई बार पूछा जा चुका है, डिफरेंट तरीके से पूछा जाता है। तो आप इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हमने फ्रेम किए हैं जिससे कि आप इसे इन कॉन्सेप्ट को समझ पाओ। ठीक है, अब हम थोड़ा सा एक और क्वेश्चन है, जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैं आपको बता देता हूं क्वेश्चन क्या है कि अब की बार हमने 4
आवेश लिए हैं, 4 चार्ज लिए हैं, और कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर जिसकी साइड 2 मीटर ग्रीन कलर से दिखाई हुई है, 1 माइक्रोकूलम वाइट माइक्रोकूलम ब्लैक कलर से है और रेड कलर से 2 माइक्रोकूलम है, और आपको इसी चार्ज पर फोर्स निकालना है। फिर से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है ना, ध्यान देने वाली बात है। तो किस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को मैं आपको बता देता हूं कि 1 माइक्रोकूलम यहाँ पर है, 1 माइक्रोकूलम यहाँ पर है, 1 माइक्रोकूलम यहाँ पर है, और 2 माइक्रोकूलम पर फोर्स निकालना है। ठीक है क्या बात? तो देखो बेटा कैसे करेंगे, 1 माइक्रोकूलम की वजह से जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव फोर्स लगेगा और F1 इधर की ओर लगेगा। ठीक है, इसे बाद में लिख देते हैं। इसी तरीके से 1 माइक्रोकूलम से जो फोर्स लगेगा वो F2 लगेगा, इधर की ओर लगेगा। ये F1 वेक्टर होगा, F2 वेक्टर होगा, मैं लिख देता हूं। F1 वेक्टर और F2 वेक्टर अलग अलग होंगे, लेकिन उनका जो मैग्नीट्यूड होगा प्यारे बच्चों वो क्या होगा, सेम होगा। क्यों? क्योंकि 1 माइक्रोकूलम और ये क्या है, 2 माइक्रोकूलम सेम है, और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2 मीटर, R भी सेम है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, इनका मैग्नीट्यूड निकालना। तो निकाल लेता हूं, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर से आएगा। K की वैल्यू 9 × 10⁹, 1 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 9/2 × 10⁻³ न्यूटन फोर्स F1 F2 का आ जाता है। क्लियर है बात? अब ध्यान से देखो कि 1 माइक्रोकूलम की वजह से रिपल्सिव फोर्स होगा 2 माइक्रोकूलम पर, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इधर की ओर ही होगी। आगे बात समझ में? इसे मैं F3 वेक्टर मान लेता हूं, लेकिन F3 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर से निकालेंगे। R कितना हो जाएगा आपकी बार, R हो जाएगा Q1 Q2 के बीच की दूरी 2√2 मीटर, नहीं ये 2 है और ये 2 है, और पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनियस 2√2 मीटर आ जाएगी, है ना। तो 9 × 10⁹, 1 माइक्रोकूलम, और Q2 की वैल्यू 2 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम 2√2 का स्क्वायर। तो आपके पास कैलकुलेट करके आ जाएगा, क्या जाएगा, 9/4 × 10⁻³ न्यूटन F3 का मैग्नीट्यूड आ जाता है। क्लियर है क्या बात? तो F1 F2 F3 के मैग्नीट्यूड किसी पॉइंट P पर आ गए तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलो या सिंपल वेक्टरली ऐड कर लो आप। इस पॉइंट पर कितने फोर्स लग रहे हैं, 3 फोर्स लग रहे हैं। सबसे पहले ध्यान से देखो F1 F2 दोनों परपेंडिकुलर हैं, F और F। क्लियर है क्या बात? तो जो इनका रिजल्टेंट आएगा, मैं सिंपल तरीके से करना चाहता हूं क्वेश्चन, तो ये कितना आएगा, F√2 आएगा, और एंगल कितना होगा, 45। बहुत ही आसान क्वेश्चन है इस तरीके से। तो यानी इन तीनों का रिजल्टेंट निकालना है। तो F1 F2 का जो रिजल्टेंट आएगा वो मैं चित्र बनाता हूं दोबारा से। F1 F2 का जो रिजल्टेंट आएगा वो F√2 आएगा, और F की वैल्यू इतनी होगी। क्लियर है बात? साथ में इसी डायरेक्शन में F3 वेक्टर भी लगा हुआ, ये कितना लिख दूं, F√2, इसी डायरेक्शन में F3 भी लगा हुआ है। तो बेटा रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा, रिजल्टेंट फोर्स जो आएगा वो F√2 प्लस F3 के इक्वल आएगा। F की वैल्यू कितनी है, 9/2 × 10⁻³ एंड √2 ये आ गया, प्लस F3 की वैल्यू कितनी है, 9/4 × 10⁻³ न्यूटन आंसर आ जाता है। इसे थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बेसिकली आपको इसमें 2 से ज़्यादा फोर्सेस थे, आप इसे दूसरे मेथड से रिजॉल्व करके भी कर सकते थे, है ना। लेकिन ये 1 माइक्रोकूलम सिमेट्रिक दिया हुआ है, आसान दिया हुआ है, तो हम इसे इस प्रकार से ही करेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मेरे को लगता है कि आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है। यदि आपको समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट तो आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हो। यूट्यूब पे जाकर के बम्बोला एकेडमी लिख दीजिए, टाइप कर दीजिए, आपको सीरीज ऑफ वीडियो लेक्चर हमारी पढ़ाई गई जो वीडियो लेक्चर है, जिसमें हम कोटा में जो पढ़ाते थे, हम है ना पढ़ाते हैं यहाँ पर या पढ़ाते थे, उस जो स्टडी मटेरियल है उसे ही हम सिंपल वे में डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे बढ़ने में हम एक क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन देखो, है ना, क्वेश्चन देखो कैसे क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि
इक्विलिब्रियम तो हम बाद में करेंगे, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। पढ़ो, रीड द क्वेश्चन। कौन सा? टू पार्टिकल चार्जेस Q1 Q2 exert force F on each other when they are placed at a certain distance. What will be the force between them if the distance between them is reduced to half and charge on the each particle is doubled? बहुत ही सही क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी जा चुका है ये, है ना। डिफरेंट इंस्टीट्यूट डिफरेंट टाइम पर जब भी लेते हैं एग्जाम तो इसे जरूर पूछते हैं। तो क्वेश्चन क्या है बेटा कि Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं, उनके बीच के डिस्टेंस R है और उनके बीच वो बोल दिया कि फोर्स कितना लग रहा है, F लग रहा है। मान लेते हैं कितना फोर्स लग रहा है, F लग रहा है। तो F की वैल्यू कितनी होगी बेटा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। दूसरी बात, अब क्या करते हैं कि हम उनके बीच के डिस्टेंस को क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं। बीच के डिस्टेंस को हमने क्या कर दिया, आधा कर दिया। कितनी हो गई बेटा, R/2 डिस्टेंस हो गई। और साथ में उनके चार्ज को डबल कर देते हैं कि यहाँ पे कितना हो गया 2Q1 और यहाँ पे हो गया 2Q2। तो डिस्टेंस बिटवीन देम इज R/2 और चार्ज कितना हो गया 2Q1 और 2Q2। अब मान लेते हैं उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स F' हो जाता है। तो F' कितना होगा बेटा, फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, K Q1 की जगह आपके पास 2Q1 और Q2 की जगह 2Q2 और R कितना हो गया R/2 का स्क्वायर। जब आप इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे 2 2 जा 4 और ये भी 4 ऊपर जा करके 16K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर बन जाएगा। तो जो F' होगा बेटा 16 इंटू F, व्हाट इज Q1 Q2, ये F की वैल्यू है। तो कितने टाइम्स हो जाएगा बेटा, 16 टाइम हो जाएगा। बता सकते हो कौन सा ऑप्शन आया इसमें, ऑप्शन आया बेटा फोर्थ ऑप्शन, 16 टाइम्स हो जाएगा प्रीवियस फोर्स के। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसमें आप गलती कर सकते हो, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को लिया है। प्लीज एक बार ढंग से क्वेश्चन पढ़िए बेटा। 2 पॉइंट चार्जेस A and B having charge plus Q and minus Q respectively are placed at certain distance, force between them, attractive force होगा F है। if 25% charge of A is transferred to B then force between them charge become। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना बेटा किस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने बनाया। देखो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास चार्जेस है प्लस Q और माइनस Q हमारे पास चार्ज है। हमने उन्हें R डिस्टेंस पे रख दिया तो उनके बीच अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। कितना फोर्स लगता है बेटा, F। तो बता सकते हो F का मैग्नीट्यूड कितना होगा, K Q अपॉन R स्क्वायर होगा। क्लियर है बात, हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, कितना K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड आ गया है ना। माइनस वाइनस नहीं लगाएंगे, यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। अब उसने क्या कहा कि ये तो A चार्ज है और ये B चार्ज है। वो कहता है कि if 25% ऑफ चार्ज ऑफ A इज ट्रांसफर्ड, तो बेटा Q का 25% कितना होगा, Q का 25% जो होगा वो Q/4 होगा। यानी कि इसमें से चार्ज कितना घटा दिया, Q/4 घटा दिया। और वो कहाँ पहुंच गया, वो इधर पहुंच गया। पहले इधर Q था तो जब इसमें से Q/4 घटा दिया तो इसमें से कितना बचा चार्ज, 3 Q/4 बचा। अब ये Q/4 इधर आ गया तो माइनस Q प्लस Q/4 इधर आ गया। चार्जेस कंजर्व इन नेचर, तो ये कितना हो जाएगा, -3 Q/4 हो जाएगा। तो दो चार्ज हैं अब, और डिस्टेंस तो चेंज नहीं की उनके बीच में, नहीं, डिस्टेंस तो एज इट इज है। डिस्टेंस कितनी है, R, तो ये तो 3 Q/4 है, ये -3 Q/4 है। फिर से अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा और कितना लगेगा, F' लगेगा, मान लेते हैं। तो F' की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर आ जाएगी। तो बेटा ध्यान से देखो कितना बन जाएगा, ये 3 3 9 और 4 4 16 K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर बन जाएगा, ये F' आ जाता है। लेकिन K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर की वैल्यू F है, तो F' कितना जाएगा, 9/16 इंटू F। यानी कि जो बेटा फोर्स होगा वो 9/16 इंटू F हो जाता है। यानी कि B ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस आ जाएगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना है, अपने को समझना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन है। ओके, अब कौन सा क्वेश्चन करें, अच्छा, एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूं, जो कि मैक्सिमम मिनिमा पर है। आप इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या है, एक चार्ज कैपिटल Q है, इट इज डिवाइडेड इनटू
टू चार्ज Q एंड Q माइनस Q, द वैल्यू ऑफ Q सच दैट द फोर्स बिटवीन दैम इज मैक्सिमम। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके, मतलब थोड़ा सा क्या, बस सिंबल चेंज कर लूंगा। वो कह रहा है, क्वेश्चन क्या है मैं बता देता हूं आपको कि Q चार्ज है हमारे पास, क्लियर है बात। हमने इसमें से दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, दो में किसमें, एक में तो Q में डिवाइड कर लिया और बाकी बचा कौन सा, Q माइनस Q। तो मैं थोड़ी देर के लिए इसे क्या मान लेता हूं बेटा, X मान लेता हूं। तो दूसरा चार्ज क्या हो गया, Q माइनस X। तो अब इन दोनों चार्जेस को हमने किसी डिस्टेंस पे रख रखा है। तो ये तो चार्ज कितना है, Q1 X है, और बेटा Q2 कितना है, Q2 है, Q माइनस X है। तो इन दोनों के बीच यदि डिस्टेंस R हम यदि मान लें, तो वो कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q सो दैट फोर्स बिटवीन दैम इज मैक्सिमम। तो देखो, दो कैपिटल Q था, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो दोनों के बीच पॉजिटिव चार्ज होने के बीच फोर्स कैसा लगेगा, रिपल्सिव लगेगा, F। तो बेटा F की वैल्यू बता सकते हो कितनी होगी, F की वैल्यू होगी K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। नहीं आई बात समझ में। तो ये जो फोर्स आया, ध्यान से देखो, F इज इक्वल टू K अपॉन R स्क्वायर, एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, QX माइनस एक्स स्क्वायर आ जाता है, QX स्क्वायर ये आ जाता है। तो ध्यान से देखो, K तो कांस्टेंट है, डिस्टेंस बिटवीन दैम भी कांस्टेंट है, बदल क्या सकता है, X जो हमने तोड़ा था उसको हम बदल सकते हैं। तो जो फोर्स आया बेटा वो क्या आया, इट इज ए फंक्शन ऑफ X, यानी फंक्शन ऑफ X कितना आया, इट इज इक्वल टू K अपॉन R स्क्वायर और QX माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल आ गया। अब ध्यान करो, आपने जब मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा था तो आपने पढ़ा था कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, fx को, फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, यानी हम इसे डिफरेंशिएट कर देंगे तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर तो एज इट इज है, इसका डिफरेंशिएशन क्यू आएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2x होगा, और हम क्या रख देंगे, एफ डैश एक्स को 0 रख देंगे, तो यानी कि k अपॉन आर स्क्वायर और q माइनस 2x को 0 रखेंगे, तो ये तो 0 हो जाता है इधर मल्टीप्लाई होकर के, तो क्या बचेगा, q माइनस 2x इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू q बाई 2। x को क्या माना था हमने, स्मॉल q, यानी q की वैल्यू कितनी होगी, q बाई 2 होगी। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन, सी ऑप्शन बेटा इसमें सही आ जाता है। इसका मतलब ये आपका एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन में क्या है, एक कैपिटल Q को दो भागों में तोड़ना है, दो भाग में डिवाइड करना है, टू पार्ट में डिवाइड करना है, जिससे कि जब हम इन्हें किसी डिस्टेंस पर रखें तो उनकी जो बीच की, उनके जो फोर्स है वो मैक्सिमम हो। तो कितना होना चाहिए, Q बाई 2 और Q बाई 2 ही होना चाहिए। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चंस को, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो बेटा, ठीक है, ये बात है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना। अच्छा, अब हम एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, और वो जो कॉन्सेप्ट है बेटा वो क्या है, वो है इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट, ठीक है। किसका कॉन्सेप्ट, इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट। देखो, जैसे कि इक्विलिब्रियम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस के बारे में मैं आपको समझा देता हूं, तो आप हेडिंग डाल लीजिए, है ना। लिखो क्या, हेडिंग डालो, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस। क्लियर है क्या बात, इक्विलिब्रियम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस के लिए किस तरीके से, देखो कि हमारे पास एक चार्ज है Q1 और एक हमारे पास चार्ज है कितना, Q2 है, दोनों के बीच की डिस्टेंस बेटा R है, ठीक है। और ये जो Q1 Q2 है ये सेम चार्जेस के, सेम साइन के हैं, यानी अब सेम साइन के हैं। तो यदि आप देखोगे तो इस पे फोर्स लगेगा Q1 की वजह से F, और इस पे भी कितना लगेगा, फोर्स F, तो ये तो भाग जाएंगे। जब ये भाग जाएंगे तो इक्विलिब्रियम में तो नहीं है, तो जब ये इक्विलिब्रियम में नहीं है तो आप क्या करोगे, आपको एक चार्ज रखना पड़ेगा इसमें, मान लेते हैं Q रख देते हैं, और Q1 से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाती है, x हो जाती है। क्लियर है बात। तो जब ये x हो जाएगी तो Q2 से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा, इसे Q मान लेते हैं, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r माइनस x हो जाएगी। तो यदि आपको इक्विलिब्रियम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस, मतलब इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस की हम बात करें, सिस्टम ऑफ चार्जेस की बात करें, तो तीनों चार्जेस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो कंडीशन क्या लगाएंगे कि हमारे पास Q पर भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए और Q1 पर भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए। देखो ध्यान से देखो,
Q के इक्विलिब्रियम केवल और केवल Q के इक्विलिब्रियम के, यदि ये Q1 और Q2 है तो Q के इक्विलिब्रियम पे ध्यान से देखो, मैं दोबारा से डायग्राम बनाता हूं कि इस Q पर जो फोर्स लगेगा वो Q1 के कारण लगेगा, इधर की ओर लगेगा, है ना, और Q2 के कारण लगेगा वो इधर की ओर लगेगा यदि पॉजिटिव है तो, यानी कि F1 और F2 और यदि मैं इसे F1 मानूं इस तरीके से, तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए बेटा, F1 और F2 क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो मैं लिख देता हूं F1 बराबर F2, है ना। तो बेटा ये देखो, ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस x है, तो F और ये Q1 है और ये कितना है Q, तो F1 की वैल्यू KQ1 x KQ1 Q अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, बेटा ये वाली डिस्टेंस, ये सॉरी, है ना, ये डिस्टेंस ये तो Q2 है, ये डिस्टेंस ये तो x था, ये कितने आ गया R माइनस एक्स, तो ये वाली डिस्टेंस K, ये वाला जो फोर्स होगा F2 जो होगा KQ1 Q2 अपॉन R माइनस एक्स का स्क्वायर, दोनों के बीच के डिस्टेंस ध्यान से देखो, Q कट गया तो Q1 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 अपॉन R माइनस एक्स का स्क्वायर, थोड़ा सा स्क्वायर रूट कर देंगे तो रूट Q1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू रूट Q2 अपॉन R माइनस एक्स। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई ही कर दो, ज़्यादा बेटर रहेगा, रूट एक्स Q1 इज इक्वल टू एक्स रूट Q2, तो जब x कॉमन लोगे तो रूट Q1 अपॉन रूट Q2 प्लस Q1 प्लस Q2 इंटू R आ जाएगी, ठीक है। तो ये आ जाती है डिस्टेंस। इसका मतलब ध्यान से देखो कि इक्विलिब्रियम होने के लिए, Q के इक्विलिब्रियम होने के लिए Q1 से इसकी जो डिस्टेंस है ये x कितनी होनी चाहिए, रूट Q1 अपॉन रूट Q1 प्लस रूट Q2 इंटू R होनी चाहिए। क्लियर है क्या बात? तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हो, है ना, रूट पे ध्यान रखना है। अब हमें तो सिस्टम ऑफ चार्जेस के पार्टिकल को इक्विलिब्रियम में रखना था, तो हमें क्या है, हर एक पार्टिकल पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ध्यान से देखो वैसे तो Q2 और Q1 एक ही साइन के है, वो क्वेश्चन में दिया होगा, तो इस पे तो फोर्स लगेगा इधर, तो Q को इस पे नेट फोर्स होने के लिए इस पे फोर्स किधर ना लगना चाहिए, इधर, तो यानी कि Q जो होना चाहिए वो नेगेटिव साइन का होना चाहिए। वो आ जाएगा कैसे, कंसीडर करते हैं कि यहां पर तो Q है, ये x है और ये Q1 है, तो इस पे फोर्स कितने लगेंगे बेटा, एक तो F1 इसकी वजह से लगेगा, है ना, और एक F2 है ना, ऐसे मान लेते हैं, थोड़ा सा दोबारा से करते हैं, ये Q1 है और ये क्या है, Q2 है, और ये Q है और ये Q2 है। Q2 की वजह से फोर्स लग रहा है इधर, F1 मान लेता हूं मैं थोड़ी देर के लिए। तो पहले तो ये पार्टिकल कैसा होना चाहिए, ये पार्टिकल नेगेटिव होना चाहिए। अब मान लेता हूं ये माइनस Q है ना, जो Q की वैल्यू आएगी उसमें माइनस हम चिन्ह रख देंगे, और इसकी वजह से जो फोर्स लगता है वो F2 है। तो Q1 के भी इक्विलिब्रियम होने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, F1 बराबर F2 होना चाहिए। F1 ये कितनी डिस्टेंस थी बेटा, x, और ये कितनी डिस्टेंस थी बेटा, r, तो F1 तो Q2 की वजह से लग रहा है, डिस्टेंस कितनी है r, तो k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और F2 जो लग रहा है वो Q की वजह से k Q1 और Q के बीच में अपॉन x स्क्वायर। क्लियर है क्या बात, k Q1 कट जाएगा, Q2 अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाता है ना। तो ये कंडीशन है। तो Q की जो वैल्यू होनी चाहिए, ध्यान से देखो, Q का जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू रख देंगे, x की वैल्यू हमने निकाली है कितनी, Q2 अपॉन R स्क्वायर, और x की वैल्यू रूट Q1 अपॉन रूट Q2 प्लस Q1 इंटू R का स्क्वायर। तो जो Q आएगा निकल करके वो कितना आ जाएगा बता सकते हो, Q1 Q2, क्योंकि R स्क्वायर से तो कट जाएगा, डिवाइडेड बाय रूट ओवर Q1 प्लस Q2 का रूट आ जाएगा। क्लियर है बात। दूसरी बात, एक अच्छे चार्ज की वैल्यू, ये तो मैग्नीट्यूड आया, चार्ज कितना होना चाहिए, माइनस Q, तो हम उसे माइनस लगा देंगे। तो जो चार्ज होना चाहिए, चार्ज की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, माइनस में चार्ज होना चाहिए, Q1 Q2, चलो यहाँ हटा देते हैं मैग्नीट्यूड, चार्ज कितना होना चाहिए, माइनस Q1 Q2 अपॉन रूट ओवर Q1 प्लस Q2 का स्क्वायर होना चाहिए।
क्लियर है बात? तो थोड़ा सा स्लाइटली थ्योरिटिकल तो थोड़ा टफ है, लेकिन यदि आप इस पे न्यूमेरिकल करोगे तो बेटा वो तो बहुत ही सिंपल बन जाता है। क्लियर है क्या बात? तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो ये इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन था। इक्विलिब्रियम पे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे, जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन और करा देता हूं, है ना। क्वेश्चन क्या है इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन पे ही। इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन कहाँ गया बेटा? इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा था हमारे पास, है ना, ये रहा। देखो क्वेश्चन पढ़ो बेटा। क्वेश्चन क्या? ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड इन द मिडल ऑफ लाइन जॉइनिंग टू इक्वल एंड लाइक पॉइंट चार्जेस। द सिस्टम विल बी इक्विलिब्रियम फॉर विच द वैल्यू ऑफ क्यू इज। तो अभी तो किया हुआ है ये, नहीं अभी तो किया हुआ है। ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड इन द मिडल ऑफ लाइन जॉइनिंग टू इक्वलेंट पॉइंट चार्जेस। तो अभी किया हुआ है। ये कितना है? क्यू है। ये कितना है? क्यू है। मिडिल में रख दिया तो ये इसे टोटल कितना मान ले? एल मान ले। तो यदि एल है तो ये L/2, ये भी कितना हो जाएगा? L/2 और क्यू रख दिया। तो सिस्टम रिमेन इन इक्विलिब्रियम द वैल्यू ऑफ क्यू। तो देखो क्यू तो इक्विलिब्रियम में रहेगा, इसके लिए क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए? अभी तो निकाला माइनस Q1 Q2 रूट ओवर Q1 प्लस Q2 का स्क्वायर। अभी तो किया है ना। दोबारा से सॉल्व भी कर सकते हो आप, करना चाहो तो आंसर कितना आएगा? माइनस Q1 Q2 क्या है? Q अपॉन रूट Q प्लस रूट Q का स्क्वायर कितना आया? माइनस Q स्क्वायर अपॉन रूट क्यू प्लस रूट क्यू, टू रूट क्यू का स्क्वायर कितना है बेटा? माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 4Q। क्यू से क्यू कट गया तो क्यू की वैल्यू कितनी आई? माइनस Q/4। आंसर आ गया। क्लियर है बात? तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को उस कॉन्सेप्ट की हेल्प से जो हमने निकाला था आप इसे याद भी रख सकते हो। नहीं याद रखना है तो बेसिक प्रिंसिपल लगाओगे। कैसे याद नहीं रखना है? याद रखना बहुत टफ होता है, फिर भी इस चैप्टर को कर रहे हैं तो कभी देखने के लिए आ जाए तो याद आ भी जाता है, ऐसी बात नहीं है। कॉन्सेप्ट क्या लगाओगे? इस चार्ट को सबसे पहले नेगेटिव होना चाहिए। अब Q और Q के बीच F1 फोर्स निकालोगे आप, और Q और माइनस Q और स्मॉल q के बीच F2 निकालोगे। दोनों को F1 और F2 को इक्वल रख दोगे तो Q की वैल्यू आ जाएगी। उसके सामने माइनस का साइन लगा देना, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की आवश्यकता है। क्लियर है कि बात? तो इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन हम इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था इक्विलिब्रियम का। और क्वेश्चन भी है हमारे पास, ऐसी बात नहीं है, है ना। तो ये हमने कर लिया है। हाँ देखो क्वेश्चन पढ़ो बेटा। क्वेश्चन क्या है? टू चार्जेस, ये और ये दो चार्जेस हैं, आर प्लेस्ड एट ए सेपरेट डिस्टेंस 10 मीटर। वेयर शुड ए थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड? थर्ड चार्ज शुड बी प्लेस्ड सच दैट इट एक्सपीरियंस नो नेट फोर्स ड्यू टू दीज चार्जेस, है ना। आर सेपरेशन। देखो क्वेश्चन को समझो और क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन है टू चार्जेस हैं, है ना। कितना है चार्जेस? 2 माइक्रोकूलम, 2 × 10⁻⁻6 कूलम, और यह 1 × 10⁻⁻6 कूलम, और 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। ए पर रखा हुआ है, ये बी पर रखा हुआ है। तो थर्ड चार्ज को हम कहां पर रखें कि थर्ड चार्ज को हम कहां पर रखें? क्यू को, कि नेट फोर्स ड्यू टू दिस चार्जेस 0 हो। अभी तो वैसे हमने निकाला था, है ना, फिर भी लेकिन यदि आपको फॉर्मूला नहीं याद रहता है ना, फॉर्मूला यदि आप नहीं रहता है तो आप क्या कर लो? आप ड्राइव कर लो। कैसे? मान लेते हैं ये डिस्टेंस x है और ये कितनी हो जाएगी? 10 - x हो जाएगी। ध्यान से देखो कि यदि ये चार्ज q है और ये चार्ज 10⁻⁻6 ले लेते हैं, और ये चार्ज 2 × 10⁻⁻6 ले लेते हैं। ध्यान से देखो कि इस चार्ज के ऊपर इसके कारण एक फोर्स लगेगा F1 और इसके कारण फोर्स लगेगा F2। यदि दोनों चार्जेस इक्वल हैं, वो इक्विलिब्रियम में हैं, तो यानी कि F1 और F2 क्या होने चाहिए बेटा? बराबर होना चाहिए। F1 लिख देता हूं। F1 क्या है? इस और इसके वजह से K, Q1 Q2, ये कितना है? Q2 अपॉन ये कितना मान लिया था x, ये कितना है? x स्क्वायर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन ये डिस्टेंस कितनी है? 10 - x। दिस इज 10 - x का स्क्वायर। देखो ध्यान से, K से K उड़ गया, 10⁻⁻6
और ये q था बेटा, तो q भी उड़ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। ये आ जाएगा 2/x² इज इक्वल टू 1/10 माइनस एक्स का स्क्वायर। रूट कर देंगे, √2/x इज इक्वल टू 1/10 माइनस एक्स, मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना जाएगा, यह आ जाएगा 10√2 और यह आ जाएगा -x√2 इज इक्वल टू x। तो x कॉमन लेके 1 + √2 इज इक्वल टू 10√2 और x इज इक्वल टू 10√2/1 + √2 मीटर आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं, व्हाट इज x, दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द 2 माइक्रोकूलम। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, फॉर्मूला भी था इसका, फॉर्मूला भी लगा सकते थे आप। फॉर्मूला क्या था, x इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला था वो था √Q1/√Q1 + Q2, क्लियर है क्या बात, इनटू r, ये फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले से भी आप इसका आंसर निकाल सकते थे, लेकिन हमें क्या रहता है, कभी कभी फॉर्मूला याद नहीं रहता है। जब हमें याद नहीं रहेगा तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट से भी सिंपली सॉल्व इसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था बेटा इक्विलिब्रियम का। तो हम इक्विलिब्रियम पे हमारे से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। जैसे मैं अब स्टार्ट करता हूँ, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम के, कि आप इक्विलिब्रियम हो गया है ना, इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है, देखो बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लो ठीक तरीके से कि दो पिथ बॉल हैं, ईच ऑफ मास m एंड चार्ज q आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए पॉइंट y weightless thread of length l. Both the threads are separated by angle theta with the vertical. The value of theta is negligible. थीटा बहुत छोटा है. The distance between two pith ball will be. क्लियर है क्या बात, ये बात है। हम कर देते हैं इसे क्वेश्चंस को, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। कैसे, ध्यान से सुनो, क्वेश्चन का मतलब क्या है। क्वेश्चन का मतलब ये है कि हमारे पास क्या थी कि दो पिथ बॉल है, ऐसे करके बॉल ऐसे लटकी गई, ऐसे लटकी गई, उन पर चार्ज कितना दे दिया हमने, चार्ज q दे दिया, दोनों की लेंथ l है। जब इन पे चार्ज q और q दोगे तो क्या लगेगा बेटा, इनके बीच फोर्स लगेगा, तो ये क्या हो जाएंगी, ऐसे हो जाएंगी। किस तरीके से बेटा, इट वुड बी लाइक दिस। थोड़ा मैं एंगल बड़ा बना देता हूं, लेकिन वो कह रहा है ये थीटा जो है, दिस थीटा इज वेरी स्मॉल। थीटा वेरी स्मॉल का मतलब क्या होता है, बता सकते हो, थीटा इज वेरी स्मॉल का मतलब क्या होता है, थीटा tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा अप्रोक्सीमेटली हो जाता है। वो कह रहा है कि आपको ये बताना है कि इनके बीच का सेपरेशन कितना होगा। मान लेते हैं सेपरेशन x है ना, तो ये लेंथ l है, मान लेते हैं ये दोनों वर्टिकल से एंगल थीटा दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना, नहीं क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, स्मॉल एंगल बनाता है। तो इस पे फोर्स जो लगेंगे, एक तो लगेगा mg और एक इस Q के कारण, और इस Q के कारण फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव Fe। इस पर भी फोर्स कितना लगेगा, Fe। नीचे की फोर्स कितना लगेगा, mg। और यदि आप इस मास को देखो, इस बॉल को देखो, एंगल ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे टेंशन हो जाएगा, और यहाँ पे टेंशन, और ये दोनों बॉल क्या रहेंगी बेटा, इक्विलिब्रियम में रहेंगी। अब हमें इसमें क्या लगाना है, कॉन्सेप्ट लगाना है इक्विलिब्रियम का, नेट फोर्स 0 है। ध्यान से देखने वाली बात है कि सबसे पहले यदि दो चार्जेस Q1 और Q2 x डिस्टेंस पे हैं, तो जो उनके बीच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है वो KQ1 Q2/x², दैट इज KQ2/x² हो जाएगा। क्लियर है बात। अब दूसरी देखने वाली बात यह है कि यदि हम टेंशन को रिजॉल्व करें इस डायरेक्शन में, तो कितना आता है बेटा, ये t sin थीटा आएगा, जबकि इस डायरेक्शन में कितना आएगा, t cos थीटा आएगा। तो ध्यान से देखो कि ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है t cos थीटा, और नीचे की ओर फोर्स लग रहा है mg। इधर की ओर फोर्स कितना लग रहा है, t sin थीटा, और इधर की ओर फोर्स लग रहा है Fe, है ना। यदि हम इसे x एक्सिस और y एक्सिस मान लें, तो इन x डायरेक्शन में जो t sin थीटा है बेटा, वो किसके इक्वल है, Fe के इक्वल है। आई बात समझ में। दूसरा, अगर जो t cos थीटा और mg को कंसीडर करें, तो t cos थीटा किसके इक्वल होगा, mg के इक्वल होगा। इक्वेशन नंबर 1
इसे एफ यहाँ लिख देता हूँ, और इक्वेशन नंबर 2। तो दोनों को हम क्या करें, डिवाइड कर लेंगे। 1 डिवाइडेड बाय 2 तो कितना जाएगा, टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ ई अपॉन एम जी आ जाता है। टी से टी कट जाएगा तो टेन थीटा कितना जाएगा बेटा, एफ ई अपॉन एम जी आ जाएगा। तो ये भी जो रिलेशन है, अब मैं इधर आ जाता हूँ, टेन थीटा इज इक्वल टू एफ ई अपॉन एम जी, ये भी रिलेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी यूज होता है। अब हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। देखो बेटा किस तरीके से निकालेंगे। टेन थीटा जो है वो बहुत ही छोटा है, और टेन थीटा यहाँ से कितना निकालेंगे, टेन थीटा हो जाएगा देखो मैं आपको एक बार चित्र बना देता हूँ दोबारा से। ये तो L है, ये भी L है, ये थीटा है, और ये कितना है x/2। तो साइन थीटा और कॉस थीटा सेम होगा, और टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस x, तो x अपॉन 2l, और टेन थीटा साइन थीटा सब बराबर होते हैं, और ये 2l के बराबर भी आ जाएगा। यदि आपसे थीटा पूछे तो ऐसे लिख देना, लेकिन टेन थीटा को हम क्या लिखेंगे, x अपॉन 2l। तो x अपॉन 2l इज इक्वल टू एफ की वैल्यू कितनी निकाली, के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना, के क्यू सॉरी, और mg, नीचे mg भी तो है, 1 अपॉन mg। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि इसे हम एक्स क्यूब इज इक्वल टू कितना लिख दें, इसे हम लिख देते हैं एक्स क्यूब इज इक्वल टू, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2kq स्क्वायर इंटू एल अपॉन एम जी। और k की वैल्यू कितनी होती है बेटा, k की वैल्यू होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर एल अपॉन एम जी। तो बेटा इससे कट जाएगा, तो x की पावर 3 जो आती है वो 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर एल अपॉन एम जी आता है। यदि हम इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, दोनों ओर का क्यूब रूट ले लें, तो 2 पाई रूट q स्क्वायर एल अपॉन एम जी की पावर 1/3। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बेटा, वेरी गुड, फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, है ना। हाँ बिल्कुल, आंसर भी हमारा बिल्कुल मैच कर रहा है, और एकदम परफेक्टली मैच कर रहा है। ठीक है, दूसरा, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे, तो हमें एक नया कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ करके आए हैं क्लास 11th में, ग्रेविटेशनल का और आर्टिफिशियल सैटेलाइट का, तो हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन भी तैयार हो जाता है, जो कि बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में, डिफरेंट एग्जाम्स में, और कोचिंग इंस्टीट्यूट के एग्जाम्स में पूछते हैं। कैसे, देखो ध्यान से देखो कैसे है बेटा। इफ होल सिस्टम इज टेकन इनटू ए सैटेलाइट इन ए स्पेस, इसी हम सिस्टम की बात कर रहे हैं। कौन से सिस्टम की बात, कि 2 स्ट्रिंग से पिथ बॉल को, L लंबाई की पिथ बॉल को लटकाया गया है। देयर इज नो ग्रेविटी, वो तो हमें पता है, सैटेलाइट में नो ग्रेविटी होता है, वेटलेसनेस होती है। देन द एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग इज 180, हेंस द टेंशन ईच स्ट्रिंग इज गिवन बाय, आपको टेंशन निकालना है। सारा तो इसने बता दिया, है ना। आपको शो दैट करना है। जब आप देखोगे कि यदि आप किसी स्ट्रिंग से इस तरीके से लटकाते हो तो उन पे फोर्स लगेगा, और फोर्स लग के वो ऐसे हो जाएंगे। फोर्स लग के कैसे हो गए थे, अभी ऐसे करके हो गए थे ना, ये एफ ई, और ये क्या था, एम जी, है ना, इस तरीके से, और ये टेंशन, और ये वर्टिकल एंगल थीटा, है ना, इस तरीके से सिचुएशन बन गई थी बेटा। क्लियर है क्या बात एफ ई की। लेकिन ध्यान दो, अगर जो मान लिया ये फोर्स mg हटा दे, mg को हो ही ना, mg का मतलब आर्टिफिशियल सैटेलाइट में ले गए, तो mg नहीं है, तो फोर्स क्या होगा, फोर्स केवल Fe का लगेगा। तो जब इस चार्ज और इस चार्ज को हम कंसीडर करेंगे तो ये फोर्स लगता रहेगा, इन्हें रोकने वाला फोर्स कोई नहीं होगा, और ये किस तरीके से हो जाएगा, ये यहाँ पे पहुंच जाएगा, और ये यहाँ पे। mg तो है ही नहीं, अब mg तो है ही नहीं, मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि उसने कह दिया है कि सैटेलाइट में ग्रेविटी होती नहीं है, वैसे तो हमें पता है। तो ध्यान दो कि ये लेंथ L है, ये लेंथ L है, ये Q है, और ये Q है। तो इस पे फोर्स कितना लगेगा, Fe लगने लगेगा, आप तो Fe डैश, और इस पे कितना लगने लगेगा बेटा, Fe डैश लगने लगेगा। दूसरी बात, ये तो रेस्ट, ये तो इक्विलिब्रियम पे है, तो mg तो है ही नहीं, इसमें क्या लगेगा, टेंशन लगेगा। तो टेंशन किसके इक्वल होगा, Fe डैश के इक्वल होगा, और Fe डैश में एक चार्ज Q दूसरे चार्ज Q के बीच में डिस्टेंस कितनी है, L + 2L, के क्यू अपॉन 2L का स्क्वायर, कितना आंसर आ जाता है, के क्यू स्क्वायर अपॉन 4L स्क्वायर। तो Q की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने,
इसने दे रखी है 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन 4L² इज द आंसर। तो जो टेंशन होगा, दिस इज द टेंशन इन स्प्रिंग, वो कितना जाता है बेटा, क्यू स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू डिवाइडेड बाय 4 आ जाता है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। अब हम इक्विलिब्रियम पर ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो हमने कॉन्सेप्ट अभी ड्राइव किया था उस कॉन्सेप्ट पर ही हमें एक क्वेश्चन और करना है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखो क्वेश्चन पढ़ो। 2 पिथ बॉल हैं, 2 पिथ बॉल्स कैरिंग इक्वल चार्जेस आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय स्प्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ। पढ़ लो आराम से क्वेश्चन आप। द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन देम इज R इनिशियली, नाउ द स्प्रिंग आर रिजिडली क्लैंप्ड एट ए हाइट of the half of previous height, the equilibrium separation between them become now। आंसर मैं बता दूं इसका, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है ना। देख लो आप करके एक बार ट्राई कर लो, जैसे जैसे हमने किया है, जैसे फिर तो मैं बता ही देता हूं, है ना, बता ही देता हूं कैसे, कि जब अभी अभी हमने इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाई थी, तो ध्यान से देखो कैसे लगाया था। ये थीटा था, है ना, थीटा था, तो ये तो टी था, तो इधर तो क्या था, टी साइन थीटा, और इधर क्या था बेटा, टी कॉस थीटा, और इधर क्या था, एफ ई, और इधर कितना था बेटा, इधर था नीचे एम जी। तो अपन की जो कंडीशन थी वो कंडीशन अपन ने क्या लगाई थी, अपन ने कंडीशन लगाई थी क्या, कि टी साइन थीटा इजिकल टू एफ ई होता है और टी कॉस थीटा इजिकल टू एम जी होता है। ये कंडीशन लगाई थी ना। टेन दूसरा ले लेते हैं अपन, डिवाइड करा था तो टेन थीटा एफ ई अपॉन एम जी था, और एफ ई क्या है, उन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना मान ले, आर मान ले, तो एफ ई कितना था, के, ये क्या है क्यू, और ये क्या है क्यू, के Q1 Q2 अपॉन कितना R² mg। और टेन थीटा किसके इक्वल लगाया था बेटा हमने, अच्छा टेन थीटा तो छोड़ो, हाँ टेन थीटा तो देखो, टेन थीटा क्या है, एफ ई इज इक्वल टू एम जी इंटू टेन थीटा। हम इस तरीके से भी इसे लिख सकते हैं, दिस इज टेन थीटा। तो एफ ई है ना। अब दूसरा, अब उसने क्या करा है, उसने सेम ही बॉल को थोड़ा सा नीचे लटका दिया है। नीचे लटकाने का मतलब उसने यहां लटका दिया है, देखो, है ना। तो हमें क्या निकालना है बेटा, हमें सेपरेशन निकालना है। ध्यान दो कि लेंथ तो अभी भी एल ही होगी, पहले लेंथ कितनी थी इसकी, एल ही थी, और अब आर डैश इनके बीच में सेपरेशन हो जाता है। क्लियर है के बात। और हम क्या मान लें इसे, अब की बार ये कितना था, थीटा, अब की बार मैं इसे थीटा डैश मान लेता हूं। क्लियर है के बाद। दूसरी बात, ये एफ ई डैश हो जाएगा, अब की बार क्या हो जाएगा, एफ ई डैश हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस बदल जाएगी। तो एफ ई डैश जो होगा, एम जी तो अभी भी सेम ही लगेगा, एम जी तो चेंज नहीं होगा, टेंशन चेंज हो जाएगा, वो हम छोड़ दिया है। तो पहले यदि एफ ई बराबर एम जी टेन थीटा था, तो अब की बार एफ ई बराबर एम जी टेन थीटा डैश आ जाएगा। क्लियर है के बाद। अब देखो दोनों को डिवाइड कर दो, तो एफ ई अपॉन एफ ई डैश इज इक्वल टू टेन थीटा अपॉन टेन थीटा डैश। ऐसे सॉल्व करेंगे ना, इसे यूज में नहीं लेंगे, इसे बाद में कर देंगे, ठीक है। एफ ई क्या था, एफ ई था कितना, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और एफ ई डैश क्या था, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर डैश का स्क्वायर। जबकि टेन थीटा यहां से कितना लिखूं, टेन थीटा लिखूं आर बाई टू डिवाइडेड बाय एच, ये कितना था एच, टेन थीटा बाई टू डिवाइडेड बाय एच। टेन थीटा डैश कितना लिखूं, ये कितना हो गया एच बाई टू, है ना। तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, एच बाई टू। तो टेन थीटा डैश आर डैश बाई टू अपॉन एच बाय टू। तो कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, इसे थोड़ा सा कैलकुलेशन तो आपको करना पड़ेगा। आर अपॉन आर डैश बाय टू आ जाएगा, और टू आर अपॉन आर डैश आ जाएगा। जबकि ये कट जाएगा, और इधर से आर डैश स्क्वायर इजिकल टू आर स्क्वायर इजिकल टू टू आर अपॉन आर डैश। ध्यान देने वाली बात है कि ये जो आएगा होकर के आर डैश क्यूब इजिकल टू आर क्यूब इंटू टू आ जाएगा। तो जो आर डैश होगा दोनों ओर का क्यूब ले लेंगे, तो क्यूब तो भाग जाएगा, 2 की पावर 1/3 आ जाएगा। क्लियर है क्या बात। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हो ही गई अपन से, है ना। कितना हो जाएगा, आर डैश इजिकल टू आर और 2 की पावर 3,
टेन थीटा डैश, टेन थीटा कहाँ से लिया हमने, टेन थीटा जो लिया हमने, टेन थीटा r/2 और r'/2। तो ये तो हाँ यहाँ गलती कर दी ना अपन ने। देखो बेटा थोड़ा सा मिस्टेक तो हो ही गया है हमसे कि ये 2 से 2 कट जाएगा, s से s कट जाएगा, तो ऊपर तो r बचेगा और नीचे ये 2r' आएगा। थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेना बच्चे। तो ये ऊपर तो r' अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू r अपॉन r' बन जाएगा। तो यहाँ पे कितना जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 2 भी रह गया, तो 2r' का क्यूब बराबर r³। तो r दोनों क्यूब रूट ले लेंगे, है ना, तो ये आ जाएगा r' बराबर r³ अपॉन 2। तो r' जो आ जाएगा वो r अपॉन 2 की पावर 1/3 आ जाएगा। किताब में जो ऑप्शन में दिया हुआ है वो कैसे दिया हुआ है, r2 की पावर क्यूब दिया हुआ है, थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा टेक्निकली यदि आप नहीं करोगे तो आपको इसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे।